हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजा आ रहा होगा, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने को करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, थोड़ा दम लगाना है, जो भी चीज नहीं होगा वो भी बताएंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए, तो अभी का टॉपिक क्या है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, पढ़ाने को हजारों चीजें, इसमें लेक्चर्स देता चला जाऊंगा, कहानी ही कहानी है कैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन अपना फोकस पूरा एनसीईआरटी पे रहता है। और अब मैं जेईई मेंस वाले थोड़े थोड़े टॉपिक भी लेना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, और नीट वाले तो कवर होते ही चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से एक क्वेश्चन हर एक साल आता है यार, मेंस की जब बात करो तो, ठीक है, और नीट में भी छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसीलिए ये एक आध लेक्चर का चैप्टर है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है, 3-4 टॉपिक ही है पढ़ने को। एक तो इसमें पढ़ने को क्या क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहले पढ़ने को इसमें है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, है ना। ईएम वेव का, ईएमडब्ल्यू का बेसिक्स फंडामेंटल है, नॉलेज लेना है कि ईएम वेव में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरीके से प्रोपगेशन होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये सब बेसिक्स। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो समझना है बेटा, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट करंट एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है, ईएम वेव का जो बेसिक्स है, कैसे प्रोपगेशन होता है, जनरेशन होता है, ये सब बाद में दिया हुआ है। ओके, हाँ। और तीसरा जो टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद वाला टॉपिक जो तुम्हारा बनता है, वो है तुम्हारा मैक्सवेल इक्वेशन। कि मैक्सवेल ने सारे जितने गॉस लॉ है, एम्पियर्स लॉ है और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल जो कि अभी पढ़ेंगे, उन सबको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा। तो कितनी बार बोर्ड में आता है ये चीज कि मैक्सवेल जनरलाइज्ड फॉर्म बताओ, तो वो भी पढ़ेंगे, है ना, मैक्सवेल इक्वेशन। और फिर फाइनली एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ईएम स्पेक्ट्रम। ऑल्दो ये टॉपिक अपना केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन अपन कवर कर देंगे क्योंकि थियोरेटिकल क्लास है अपना, और बोर्ड के लिए अपन अभी लेक्चर दिन बना रहे हैं, तो इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज अपन देखते हैं कितना क्या कुछ कवर कर पाएंगे। तो यही 4 पॉइंट है जो कि हमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। तो एक ही दिन में चैप्टर खत्म करना मैं नहीं चाह रहा हूं, प्यार से अच्छे से करना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेक्चर जब मैं बात करूं ईएम वेव का बेसिक्स, तो है क्या ये ईएम वेव का बेसिक्स सर? जरा देखिए, सबसे पहले इसमें है इलेक्ट्रो। ईएम वेव मतलब, ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रो, और एम मतलब मैग्नेटिक, और डब्ल्यू मतलब वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या है बेटा? क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव है ये। अब वेव है तो ये वेव इक्वेशन को फॉलो करेगा। ध्यान से सुनना, वेव इक्वेशन को। सर वेव इक्वेशन हमें तो नहीं आता, क्यों परेशान हो रहे हो, सब बता रहा हूं ना। तो हमने 11th में देखा था, कोई भी प्रोपगेटिंग अगर वेव है, वेव अगर प्रोपगेट कर रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट प्रोपगेट कर रहा है, तो इसका एक इक्वेशन बनाया था हमने। क्या बनाया था? y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। या फिर ये एक ऐसा वेव है बेटा, अभी थोड़ा ध्यान रख लो, लेफ्ट से राइट जाने वाला ये वेव का इक्वेशन है जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हमें नहीं पता इसके बारे में कोई भी चीज, तो नो प्रॉब्लम, जो मैं अभी बता रहा हूं उसे ध्यान रखना है आपको अभी के लिए बस, अगर अपन इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी एक ऐसा वेव है जो लेफ्ट से राइट जा रहा है। अब y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी ऐसा ही वेव है। ऑल्दो ये तो मैं प्रूफ करता हूं कि क्यों ये लेफ्ट टू राइट जाने वाला दोनों वेव एक ऐसा वेव है जो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोपोगेट कर रहा होता है, ठीक है। ओके, तो वेव के इक्वेशंस होंगे, राइट, किस में? एक तो इलेक्ट्रिक में और दूसरा मैग्नेटिक में। मैग्नेटिक में ये वेव इक्वेशन होगा और इलेक्ट्रिक में ये वेव इक्वेशन होगा, राइट। यानी कि ईएम वेव में क्या क्या होगा हमारे पास? एक इलेक्ट्रिक वेव होगा, इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक वेव।
मैग्नेटिक वेव, और दोनों इस वेव इक्वेशन को फॉलो करेगा। पहला लाइन समझ में आ गया। दूसरा लाइन इससे रिलेटेड क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन किधर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अपने साथ एनर्जी को लेके प्रोपोगेट कर रहा होता है, राइट। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक वेव दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एक सेम डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में नेट एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। और वो एनर्जी का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से हम बताते हैं, जो कि पॉइंटिंग नाम के साइंटिस्ट ने बोला था। आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। पॉइंटिंग वेक्टर्स, एक वेक्टर्स है पॉइंटिंग वेक्टर्स, जो बताया था कि एनर्जी का फ्लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू कैसे होता है। तो हम अभी पहले देखेंगे कि ये हमें समझ में आ गया, इसमें 3 चीज होना चाहिए, वेव इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे है, एक और इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो कोई वेव है, सपोज कर लो कोई भी वेव है, मैंने यहां से बनाया, एक वेव बनाया, ठीक है। ओके, ये मैंने एक वेव बनाने की कोशिश करी है, जरा ध्यान पूर्वक देखना। मैंने एक ग्रीन कलर लिया और यहां पे एक वेव बना दिया, ठीक है, प्रोपोगेशन करवा दिया, ठीक। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स और वाई प्लेन में ये वेव है। ये वेव कहां पे है? एक्स वाई प्लेन में, राइट। मैंने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रिक वेव। मैंने इसका क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक वेव। तो अब इसका अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन क्या हो सकता है, तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक वेव वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। ऑसिलेशन किस में हो रहा है? वाई डायरेक्शन में। तो तुम लिखोगे ई वाई, जरा ध्यान देना आप, इज इक्वल टू, इसका कुछ एम्पलीट्यूड है, सपोज कर लो ये इलेक्ट्रिक वेव है तो इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट और यहां पे माइनस ई नॉट दे दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ई इज इक्वल टू ई नॉट, ओके, साइन। अब यहां पे प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में है वो यहां पे आना है, क्या आना है? के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक वेव। बहुत बढ़िया बात है। ओके, देन व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक वेव? जब ये इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन है तो मैग्नेटिक वेव का इक्वेशन क्या होगा, जरा देखोगे। ये जो इलेक्ट्रिक वेव का प्रोपोगेशन है, राइट, और मैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन, दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम होता है, मैंने यही बताया। लेकिन इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव 90 डिग्री पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक वेव अगर ऐसे ऑसिलेट हो रहा है तो मैग्नेटिक वेव ऐसे ऑसिलेट होगा। देखना जरा, ऐसे ऑसिलेट होगा। देखना जरा सा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। इन दोनों के बीच में एक एंगल कितने का होगा, जरा देखना। ये 90 डिग्री का वेव, 90 डिग्री का है। ये ऐसा फोटो बनाने के पीछे पर्पस ही यही था कि तुम्हें फील आए कि एक ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है और एक ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। दोनों ऑसिलेट हो रहे हैं, ऑसिलेट दोनों हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक वेव भी एंड मैग्नेटिक वेव भी, मैग्नेटिक वेव भी। और दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पॉइंटिंग वेक्टर से निकलेगा, जो कि इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। इसको भी मैं बताऊंगा, जरा देखोगे पहले। तो मैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन किस में होगा? तो ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, क्या लिख रहा हूं अब मैं, जरा नोट करके देखना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव जो होगा, इसको, इस पॉइंट को हटाओ, यहां पे मैं लिखूंगा कुछ। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, direction of propagation of EM wave is given by pointing vector। ये मैंने नहीं लिखा जान के, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है, ये होता है E क्रॉस B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है, जिसको कि S से डिनोट करते हैं। दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर। लेकिन यहां पे म्यू नॉट हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इज गिवन बाय E क्रॉस B ऐसा लिख देता हूं। यानी कि ये वही चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड में बताया। फिंगर टुवर्ड्स द राइट हैंड यूज करो, फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर,
palm towards the second vector, curl your finger, thumb gives the direction of propagation. तो फिंगर किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, पाम किधर जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एंड थंब किधर जाएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। और ये है तुम्हारा पॉइंटिंग वेक्टर जो कि एनर्जी के फ्लो को बताता है। तो यहां पे ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो किधर है? एक्स डायरेक्शन में। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ये बोलूं कि बताओ यदि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स में है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट हो रहा होगा? तो तुम बोलोगे एक्स डायरेक्शन जो है वो ई क्रॉस बी से निकलना है। ई किधर है? वाई में। वाई में देखो ई किधर है? वाई में। तो तुम लिखोगे एक्स डायरेक्शन मिलना चाहिए वाई क्रॉस समथिंग। इस जगह पे क्या होगा वो देखो, है ना? तो मैंने बोला फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट ई की तरफ फिंगर ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे डायरेक्शन में दिक्कत है, उनके लिए भी बता रहा हूं। ऐसे रखो, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखो, कैसे भी रखो हाथ को, राइट हैंड यूज करो, लेकिन हाथ को कैसे भी रखो, लेकिन ऊपर रखो, राइट? यस, ऊपर रखो, राइट? यस। अब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आया और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है? एक्स में। यानी कि ये फिंगर को इधर रखो और थंब को इधर करो, थंब को इधर करो। बोलो हाँ, है ना? वाई, और ये रिजल्टेंट है। तो अगला वेक्टर किधर आएगा? y के सामने। ये थप्पड़ किधर दिख रहा है? तुम्हारी तरफ, राइट? तो ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। तो ये बेटा ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। ये सामने वाला डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? तुम्हारे सामने। तो तुम्हारे सामने मतलब डॉट या क्रॉस? डॉट। ये डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट डायरेक्शन में अभी मैग्नेटिक फील्ड है। अब डॉट डायरेक्शन निकालो, एक्स इधर है, वाई इधर है, एक्स क्रॉस वाई जेड को भी फॉलो करना चाहिए। एक्स क्रॉस वाई हमेशा जेड को फॉलो करना चाहिए। ये वो रूल है जिससे एक्स क्रॉस वाई लिखते हैं। ध्यान दो, ये अगर तुम समझ गए तो जेईई मेंस में हर एक साल एक क्वेश्चन पूछता है, और हो सकता है नीट में पूछ दे, हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ईयर नहीं है बेटा, ऐसा कोई पेपर नहीं है। अभी मैं देख रहा हूं, मतलब एक दो अगर मिस हो जाए एक्सेप्शन तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम ईयर में, मैक्सिमम पेपर में एक क्वेश्चन ईएम वेव का आ रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को लेके। तो ध्यान दिया तुमने? यस सर, ये एक्स क्रॉस बाय जेड को फॉलो करता है एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो दोनों में सेम होता है। यस, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को हमें बताएगा। यस, तो यह अगर हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, तो मैग्नेटिक फील्ड की जब आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो हो जाएगा B = B नॉट साइन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसका भी सेम होगा। देखो ये दोनों सेम है, -ωt ये भी, और फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है। तभी देखो दोनों अपने मैक्सिमम को एक ही पॉइंट पे सारे जीरो हो रहे हैं, देख रहे हो? तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, देख रहे हो? ओमेगा ओमेगा। यस सर। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे निकलता है? E क्रॉस B से। E था ऊपर, B के बारे में अभी नहीं पता, लेकिन थंब इधर जाएगा ये हमें पता था। तो जिधर पाम आया उधर ही B हो जाएगा। पाम इधर आया, हमें पता है इधर मतलब डॉट। अब हमें नहीं पता इधर क्या होगा, तो वो एक्स वाई से निकला, एक्स क्रॉस वाई जेड को फॉलो करता है। तो ये जेड डायरेक्शन, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जेड में जाएगा। क्या तुम्हें अब दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि सर ये वाई एंड जेड जो है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये y और z क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे y क्रॉस z, है ना? तो अब हमें पता चल चुका, ये प्रॉपर फॉर्मेट मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक वेव का और ये लिख दिया मैग्नेटिक वेव का, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। यस सर, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी दिख रहा है वाई जेड। दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम है, ये भी दिख गया बेटा, है ना? ये भी दिख गया सर। फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, ये भी दिख गया। अब इसका जो ऑसिलेशन है उसको अगर तुम फील करना चाहो तो एक ऑसिलेट, देखो मैंने क्या किया था, एक ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और एक ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। बोलो तो एक्चुअल में क्या ऑसिलेट कर रहा है? एक का ऑसिलेशन इस में हो रहा है, इस प्लेन में। किस प्लेन में? एक का ऑसिलेशन किस प्लेन में हो रहा है? एक्स तो फिक्स है दोनों में, एक्स और जेड प्लेन में हो रहा है।
और एक का y एंड x प्लेन में हो रहा है। दो प्लेन में, एक का y एंड x में और एक का x एंड z में हो रहा है। क्या तुम देख पा रहे हो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। तो फाइनली इसका ऑसिलेशन कैसा होगा, एक वेव यहां से ऐसे ऐसे, समझते आ रहे हो, ऐसे, ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, फिर ये ऐसे, फिर ये नीचे, फिर यहां पे, मतलब एक ऐसे, यानी कि एक का ऑसिलेशन इस परपेंडिकुलर ऐसा, एक ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। अब तुम्हें सही समझ में आया होगा, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, दो अलग अलग परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेशन हो रहा है। राइट, क्या बात समझ में आ चुकी है बच्चों? यस सर। क्यों इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं, क्योंकि हर एक साल मेंस में इससे क्वेश्चन आ रहा है यार, हर एक साल हो रहा है। और दिखाऊंगा मैं तुम्हें 4 5 7 क्वेश्चन लाके कि देखो ये क्वेश्चन हर एक साल कैसे आया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक था और इससे बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन, नीट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। इसीलिए चलो अब देख लो यहां पे। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। अगला देखेंगे यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये सब समझ में आ गया। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको कि अपन समझ पाएंगे। तो ये पता नहीं कितना दिख रहा है क्लियर तुम लोगों को, नोट्स में क्लियर दिख जाएगा। अभी अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो नोट्स बगल में निकाल लो, अगर नहीं दिख रहा है तो देखो मैंने लिखा है EM वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर हुज स्पीड इज एज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसका स्पीड होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, क्योंकि वेव्स हैं और वेव का ऑसिलेशन स्पीड ऑफ लाइट के ही टर्म में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन बना के। बार बार मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन आता है, द टू फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, बताया मैंने, एंड ऑसिलेशन, एंड दे आर इन फेज विद ईच अदर। व्हाई दे आर इन फेज? व्हाई दे आर इन फेज? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करो एंगल का, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का घटा दो तो 0 आ जाएगा। देखो ना, सब्ट्रैक्ट करो, kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, कितना दिया? 0। कितना दिया? 0। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आया, दैट्स व्हाई इट इज इन फेज। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इन फेज भी समझ में आ गया। अब क्या सर, अब जरा अगला पॉइंट की बात करते हैं, जल्दी से अगला पॉइंट की बात करते हैं। जल्दी देखो, जल्दी देखो। ओके, बोल रहा है, कीपिंग दीज फीचर्स इन माइंड वी कैन एज्यूम दैट EM वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे ऐसे मान लिया मैंने, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में प्रोपोगेशन है EM वेव का। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस EM वेव का प्रोपोगेशन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग पैरेलल टू y एक्सिस एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज z एक्सिस, जिसको कि मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बोलो हाँ या ना, क्या समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, इसलिए तुम्हें शायद समझ में जल्दी आ रहा होगा। तो ये मैंने फोटो बना के दिखाया है कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन है, बिल्कुल एनसीईआरटी टाइप का फोटो है और 90 डिग्री में है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये छोटे से चैप्टर है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना, इसलिए फॉलो कर भी रहा हूं बेटा। ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन एंड ये रहा मैग्नेटिक वेव का इक्वेशन। ऑल्दो इसे रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वेव किस एक्सिस में है और किस एक्सिस में है, जो कि मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स है, कभी अगर kx माइनस ओमेगा टी लिखाओ तो भी इक्वेशन ठीक है, और कभी अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दे, इसे अगर कोई ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दे तो भी ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दोनों एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, ये वेव में बताते हैं अपन। ठीक है, अगला देखो, अब ये C से चल रहा है तो C का वैल्यू तुम्हें पता है, ये 1/ε0 E0 से मिल जाता है सर, जो कि 3 × 10⁸ से होता है। अगर कोई नया मीडियम दे दिया जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और है, तो उस केस में ये μr और μ0 हो जाएगा। तो यहां से म्यू और E क्या हो जाएगा, μ0 μr, ये E हो जाएगा ε0 εr, और फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, और ये किसी एक रिलेटिव मीडियम में हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइज हो सकता है, ये क्या बता दिया सर, पोलराइज। वेव ऑप्टिक्स का एक पार्ट है बेटा पोलराइजेशन, जिसमें कि क्या होता है, एक तरफ के वेव को पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाता है और ऑसिलेशन एक सिंगल डायरेक्शन में रखते हैं, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, जो कि पोलराइड नाम के इंस्ट्रूमेंट से होता है। पोलराइजेशन का मतलब यह है कि मल्टीपल डायरेक्शंस में जो वेव ऑसिलेशंस कर रहे होते हैं, उन सब में सारे को खत्म करके एक सिंगल डायरेक्शन में ऑसिलेशंस को रखा जाता है। यह है पोलराइजेशन। ठीक है, ओके।
अब उसके बाद मैंने बताया एम वेव कैन बी पोलराइज्ड, फिर बताया एम वेव आर सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए ना स्पेस में अपने आप ऑसिलेशन कर सकता है, इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की तरह कहीं पे भी प्रोपोगेट कर सकता है, इसीलिए तुम अभी पढ़ोगे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? यस सर। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर दिया है, और ये सारे पॉइंट में से हो सकता है डायरेक्ट किसी से 4 ऑप्शन बन जाए और कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं भी और इवन कहीं पे भी पूछा जा सकता है 4। चलो, बहुत ही बढ़िया। अगला देखते हैं। अब टॉपिक आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैक्सवेल ने कुछ काम किया यार। क्या किया? मैक्सवेल ने कुछ काम किया। तो थोड़ा सा फिर से समझते हैं पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट के कहानी को। डिस्प्लेसमेंट करंट, जरा देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट के कहानी को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट की जब आप बात करते हो तो आखिर कैसे दिमाग में आया, क्या सोचा मैक्सवेल ने, कैसे समझ में आया कि इस तरीके का एक हो सकता है, एक नया नाम इसने दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या कॉन्सेप्ट है। जब आप बात करोगे डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक कैपेसिटर का यूज करके, ऐसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे, हाउ वी कैन डेवलप द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द सोर्सेस बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, अब देखो यहां पे मैंने एक ईएमएफ लगा दिया, बैटरी लगा दिया, तो ये बैटरी से क्या होगा? चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब इस बैटरी से चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो बैटरी से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, बैटरी से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे इसके ऊपर मान लो क्यू चार्ज आया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस क्यू चार्ज आया। ये जो कंडक्टिंग वायर्स हैं इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होगा, चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो उसका रेट ऑफ, मैं ये सारा थ्योरी लिख के आया हूं, डोंट वरी, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये सारे थ्योरीज मैं लाया हूं जो तुम्हें बोर्ड में लिखना है, जो तुम्हें कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये थ्योरी मैंने लाया है यहाँ पे। ये सब मैं तुम्हें दूंगा भी सारा, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पहले डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी को समझना और दिमाग में सेट करना कि डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर है क्या चीज, ठीक। ओके सर, तो इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सवेल ने क्या किया, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर को रख दिया। जब गैल्वेनोमीटर को रखा तो ये निडल डिफ्लेक्ट करने लगा, जबकि इस मीडियम में तो कुछ है नहीं। क्या कंडक्टिंग वायर्स लगा रखे हो इस मीडियम में? नो। क्या इस मीडियम में कनेक्टिंग वायर्स नहीं है तो क्या कोई करंट फ्लो हो रहा होगा? नो। लेकिन जब इसके अंदर गैल्वेनोमीटर रखा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। डिफ्लेक्शन शो कर रहा था मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ करंट इन दिस रीजन। अब ये जो रिजल्ट था ना, वो मैक्सवेल को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यहां पे कुछ तो ऐसा है जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, राइट? यस। तो अब क्या है, वो सोचना शुरू किया। तो इसने देखा कि यार ये काम बाकी जगह नहीं हो रहा है और यहां हो रहा है, तो आखिर यहां क्या है कि यहां हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसने यहां पे इस कैपेसिटर के प्लेट पे एक सर्कुलर लूप ले लिया, सपोज कर लो आर रेडियस का, और उसने इक्वेशंस लगाए। कौन सा इक्वेशन? कौन सा? B.dl है ना, एम्पियर का इक्वेशन, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक। अब जब इस इक्वेशन को तुमने लगाया यहां पे इस रीजन में, तो उससे क्या पता चलता है, जरा देखो। अगर मैं यहां पे लगाऊं B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो इस इंस्टेंट पे यहां पे करंट क्या है? यहां पे करंट क्या फिक्स्ड है या वेरिएबल है? करंट यहां पे क्या फिक्स्ड है या वेरिएबल है? करंट यहां पे वेरिएबल है सर, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होता है। तो हमने पढ़ा है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो चेंज हो रहा होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग इसने बोला कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों चार्जेस के चलते किसी एक आर्बिट्रेरी टाइम t पे वो चेंज हो रहा है। अच्छा,
बहुत बढ़िया बात है। यानी कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? नो, क्योंकि चार्ज जो है वो वेरिएबल है। किसी आर्बिट्री टाइम पे अगर तुम देखो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय पे जो चार्जेस होंगे उसके चलते होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? यस। लेकिन क्या वो चार्ज इस बीच वाले रीजन में है? नहीं। तो बीच वाले रीजन में अगर ये लगाया उसने बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो उसे क्या आना चाहिए? आई तो नहीं दिखा उसे, कोई कंडक्टिंग नहीं है, तो ये तो 0 आना चाहिए, लेकिन उसे दिखा बी डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू 0 इस रीजन में, इस वाले मिडिल वाले रीजन में। अब वो सोचने लगा कि ये तो बी डॉट डी एल 0 आना चाहिए, लेकिन इसे तो 0 नहीं मिला। बी डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू 0। ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कर करके शो किया जा रहा था कुछ है भाई यहाँ पे। तो इसने सोचा कि यहाँ पे एक ऐसा चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चलते जो चेंज हो रहा है और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और इससे पहले हमने वहां पे देखा एम्पियर्स और फैराडेज में, है ना, एम्पियर और फैराडेज में देखा हमने। एक तो देखा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और एक और देखा था ई डॉट डी एल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखा था? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एल डी एल का जो इंटीग्रल है वो होता है माइनस ऑफ डी फाई ई बाई डी टी, मतलब वहां डी फाई बी बाई डी टी, डी फाई बी बाई डी टी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और यहां पर मैक्सवेल ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में डेवलप हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से, और उस चीज को अब यह समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसने बोला कि ये जो एम्पियर ने बताया है ये अधूरा है, इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ एम्पियर है। तो दुनिया वालों ने पूछा फिर कंप्लीट फॉर्म क्या है? इसने बोला बताता हूं मैं तुम्हें, अब ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं। ठीक, तो इसने बोला इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ। ये सारा डेरिवेशन करना होगा, पूछता है, ध्यान रखना अगर कोई बोर्ड के बच्चे हो तो यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया सब चीज सेम है, और माइनस क्यू के चलते भी इधर, मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही बढ़िया। और इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही बढ़िया। इन दोनों का सम किया तो बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा क्या? क्यू बाई a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे जो मैंने एक ये वाला इस रीजन में अगर मैं एक कोई भी लूप ले लूं और इससे मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या निकालूं मैं? फ्लक्स। कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जरा देखो तो, फाई ई, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? फाई ई, जो कि किसके बराबर होगा? ई डॉट ए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 या 180 भी ले सकते थे। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, ये इनसाइड कितना होगा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये क्या हो जाएगा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये ए खत्म हो गया, इसका मतलब ये होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसने बताया ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज क्या है? तो इसने निकाला, क्या निकाला? डी फाई ई बाई डी टी। जब इसने डी फाई बाई डी टी निकाला अंदर वाले रीजन में तो क्या आया वो देखो। डी ऑफ फाई का वैल्यू क्या है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाई डी टी। यहां पे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर, ये हो गया डी क्यू बाई डी टी। और ये डी क्यू बाई डी टी एक्चुअल में क्या है? जो करंट फ्लो हो रहा था, जो करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में, क्योंकि क्यू तो इसके ऊपर यहां पे जमा हुआ पड़ा था, क्यू तो इस तरीके से फ्लो कर रहे हो, तो इस इंस्टेंट पे जो यहां पे करंट है वो कितना है? वो एक्चुअल में डी क्यू बाई डी टी है, जो कि आई के बराबर है, जो कि कंडक्टिंग है। इसको आईसी का नाम दे दिया मैंने, क्योंकि करंट ये कंडक्टिंग करंट है, वायर्स में है, तो इसको हमने किसका नाम दिया? आईसी का। ये क्या है? एक्चुअल में आई है, आई। ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है? एक्चुअल में आई। कहां पे? इनसाइड रीजन में। लेकिन इनसाइड रीजन में एक्चुअल में तो कोई तार है नहीं, कोई वायर है नहीं, तो उसका नाम हम कंडक्टिंग करंट नहीं दे सकते।
तो इसने बोला कि ये जो करंट है वो एक्चुअल में आईडी है, जिसको कि हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। किसका नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट का, जो कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी के बराबर है। और एक्चुअल में यही करंट वायर में भी है। तो ये एक तरीके से कंसिस्टेंसी की बात करता है। किसकी बात करता है? कंसिस्टेंस की। किसकी कंसिस्टेंस की? कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है। तो ये IC इज इक्वल टू ID को प्रूफ भी कर रहा है। बोलो क्या समझ में आ रहा है? तो अब एक नया करंट आ गया ID। तो इसने अब बोला कि अब मैं तुम्हें बताता हूं एम्पियर, कि इसका जो कंप्लीट फॉर्म है उसको बोला मैक्सवेल एम्पियर लॉ, और उसको हमने बोला कंप्लीट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो ये मैक्सवेल ने अब बताया दुनिया वालों को कि अभी तक जो एम्पियर ने बता रखा है तुम लोगों को, एम्पियर ने क्या बताया था? एम्पियर्स लॉ क्या था अभी तक? ये था क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, है ना, I। तो उसने बोला ये I एक्चुअल में I नहीं है, ये I क्या है? उसने बोला ये I जो है वो IC प्लस ID है। कभी ये ID नहीं होता है और कभी ये ID एक्शन में आ जाता है, और वहां पे उसने प्रूफ कर दिया। और इससे हमें पता चला कंप्लीट फॉर्म, है ना, कंप्लीट फॉर्म मैक्सवेल फॉर्म, है ना, ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीट फॉर्म एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये क्या है? B डॉट DL जो होगा, इसने बताया फिर कि ये एक्चुअल में म्यू नॉट IC प्लस ID है, और ये ID वही है जो मैंने तुम्हें यहां पे बताया है। कहां पे? यहां पे। और वो ID है क्या एक्चुअल में? ID क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो फिर यहां से जब हमने देखा तो ये क्या आ गया है? ये क्या आ गया है? म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और ये इक्वेशंस अब कंप्लीट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन है, और इसको मैं अब जनरलाइज्ड फॉर्म भी बोलते हैं। और इसको फाइनल तुम ऐसे लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, जिसको जनरलाइज्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब इसके ऊपर थ्योरी तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये तो सारे डेरिवेशंस बता दिया, बोल बोल के थ्योरी समझाया, लेकिन इसके ऊपर थ्योरी लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। तो लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। बोलो सही है? यस। फिर अब आओगे, ये मैंने लिखा है ना इन 1864 मैक्सवेल, सो दैट द रिलेशन I इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन बाद में उसने जब इसे प्रूफ किया तो वो कंसिस्टेंसी को प्रूफ कर दिया। ठीक, यही सब चीज बताया, एक बार रीड करना है तुम्हें, और कुछ नहीं है। फिर इसने बताया डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग। जब यहां पे ये चेंज हो रहा है उसी रीजन में ये चीज आएगा, सब जगह नहीं आएगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर और फिर मैक्सवेल ने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट करंट इन स्पेस, जो कि ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी के बराबर है, जो कि हमने डिराइव कर लिया है पीछे, राइट। फिर इसने बोला कि ये जो है एम्पियर्स को इसने बताया कि मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ इसे बोलते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं, और एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं। इनमें से कुछ भी बोला जाता है। B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन A है, ठीक। और इसको मैंने पूरा समझा दिया है तुम्हें, ठीक है। अब मैक्सवेल के ये जो इक्वेशन आया, उसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया? बोला ये 4 इक्वेशंस मैं तुम्हें बताता हूं, जिसको कि मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। कौन से 4 इक्वेशंस? जो गॉस ने दिया, जो फैराडेज ने दिया, जो एम्पियर ने दिया, और फाइनली जो हमने यहां पे देखा कि कैसे एम्पियर और मैक्सवेल ने एम्पियर के लॉ को मॉडिफाई किया। तो अब इन सारे इक्वेशंस को मैक्सवेल ने बोला मैक्सवेल इक्वेशन। देखो इसने क्या क्या बोला 1862 में, गिव द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन द फॉर्म ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस।
which are known as Maxwell equation। अब वो जो फंडामेंटल इक्वेशंस 4 हमने पढ़ा है अभी तक, उनको इनने सबको मिला दिया और बोला एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग चीज नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ये सारे फॉर्म्स को तुम्हें समझना है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल मे बी स्टेटेड इन द इंटीग्रल फॉर्म, जो कि हमने 4 इक्वेशंस बताए हैं। अब जल्दी से फटाफट देख लो, ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लो, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये इसके बारे में हमने काफी बातें करी हैं, तो ये तुम्हें देखना है बस। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैंने बताया था नेट एंटरिंग फ्लक्स नेट आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर होता है, तो ये B डॉट ds इज इक्वल टू 0 को बताता है। यस, फिर मैंने तुम्हें बताया कि कैसे फैराडेज ने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्दो इसके बारे में डिटेल्ड बात चाहिए एडवांस में करे हैं अपन ने, लेकिन यहां पे नहीं है ये सब तुम्हारा। ये जो टॉपिक है ना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ही बढ़िया सा चीज बता रहा है। इसके बारे में अगर नहीं तुम्हें आइडिया है तो ध्यान रखो, E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅b/dt। ये एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है जो कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते प्रोड्यूस होता है। तो ये मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, नेट लेवल का नहीं है, एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। उस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, राइट। तो E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt। लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ध्यान रखना, और यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये ध्यान रखना। और ये तो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस में हमने बताया, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। डन है। तो ये चारों लॉ को उसने जनरलाइज्ड कर दिया। अब मैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रिक भी है, तो अगर फोर्स की बात करोगे तो लॉरेंज फोर्स की तरह फोर्स लगेगा किसी भी चीज में, जो कि QE है ना प्लस QV क्रॉस B के बराबर होगा। तो ये हमने मैक्सवेल इक्वेशंस भी देख लिया है, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट को अच्छे से समझ लिया है बेटा, और हमने ये भी देखा कि EM वेव का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। नहीं, ये नहीं देखा है अभी तक। हमने EM वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और EM वेव जनरेट कैसे हो सकता है ये हमने नहीं देखा है। तो अब मैं बताऊंगा EM वेव जनरेट कैसे हो सकता है, एंड अब मैं बताऊंगा तुम्हें एक और टॉपिक है अपना जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन क्या आ सकता है, जरा उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल जितना अभी तक हमने कवर किया उसी के ऊपर कवर होता चला जाएगा। पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जेड डायरेक्शन में है, नया नया चीज बोल देगा। बोलेगा बताओ मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव का इक्वेशन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड के वेव का इक्वेशन क्या होगा। तो तुम्हें ये चीज मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है यहां पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव का इक्वेशन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव का इक्वेशन जो है वो ऐसा है ऐसा है ना, ऐसा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, के रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नंबर को। वेव नंबर अगर पूछेगा तो इससे इक्वेट करके के जगह पे जो होगा वो लिख लोगे। ओके, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, ई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। बोलो सारा समझते जा रहे हो एक लाइन से। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देके मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन पूछ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन देके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछ सकता है, दोनों EX EBZ देके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पूछ सकता है, पॉइंटिंग वेक्टर का यूज करा के, राइट हैंड थंब रूल का यूज करा के, E क्रॉस B को यूज करा के, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहां पे फ्रेम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट करंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, d∅E/dt को सॉल्व करा के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलवा देगा कहीं पे, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे और ID पूछ सकता है बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। यस, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड ये जो 4 जनरलाइज्ड फॉर्म है उस पे पूछा जा सकता है। EM वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं उनके ऊपर पूछा जा सकता है, वेव इक्वेशन के ऊपर पूछा जा सकता है। तो इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस काफी डेवलप हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया है, वेवलेंथ कैसे निकालोगे तुम, वेवलेंथ कैसे निकालोगे, वेव नंबर से निकालोगे, के से, है ना। वेव नंबर से जनरल फॉर्म को इक्वेट करोगे,
ठीक है। और के होता किसके बराबर ये भी मैं बता देता हूं, के 2π/λ के बराबर होता है। तो कभी भी अगर वेवलेंथ पूछता है तो यहां से तुम ये वाला चीज उठा सकते हो। देखो जरा सा इक्वेशन देखो, तो एक जनरलाइज इक्वेशन लिखता हूं, E इज इक्वल टू, मान लो लिख दिया मैंने E0 sin kx - ω t। बोलो कोई दिक्कत है? अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे पूरा का पूरा, तो के हो जाता है वेव नंबर। के क्या हो जाता है? वेव नंबर, जो कि किसके बराबर होता है? 2π/λ। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। वेवलेंथ पूछा है इसने, ओमेगा पूछा है, ओमेगा से इक्वेट करो, इस जगह पे जो आया वो आ जाएगा। E0 का वैल्यू इसने दे रखा है, राइट। फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पे एफ, ये एफ है बेटा, लेकिन ओमेगा नहीं है। तो एफ कैसे निकालोगे? एफ निकालना है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π, एफ से निकाल लोगे तो एफ हो जाएगा ω/2π। इससे ओमेगा पता चल गया, तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ओमेगा पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछ रखा है, बी पूछा है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को फ्रेम इसके ऊपर हो सकता है। तो बेटा इसमें अब एक लास्ट चीज जो बचा हुआ है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स में कौन से वेवलेंथ कहां पे लाई करता है, किस रेंज पे, इसके ऊपर पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर ना अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट में इसी साल। तो स्पेक्ट्रम वैसे जनरली इतना सारा है, लेकिन उसके कुछ जनरल चीज सबको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्दो उसे रट्टा नहीं मारना है। अब स्पेक्ट्रम में कौन सा वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी किस पे कौन सा वेव है, गामा रेज कहाँ है, अल्फा कहाँ है, बीटा कहाँ है ना, माइक्रोवेव्स कहाँ से कहाँ जनरेट होता है, इतना सारा नहीं देखना है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से याद रखना है तो बहुत बढ़िया, तुम बहुत ज्यादा चीज याद रख सकते हो। तो फिर ये सारा चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और न्यूमेरिकल्स बहुत सारे जो आए हुए हैं पास्ट में, मेंस में जनरली आया है, एडवांस का टॉपिक नहीं है ये, और नीट में आया हुआ है। तो इसको अपन देखेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में।